क्या ईरान और इजराइल का युद्ध एक मुस्लिम उम्मा की लड़ाई बन गई है? आज इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है। इसकी गंभीरता हम आपको समझाएंगे। इजराइल ने ईरान में तबाही मचा दी है, तबाही। जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों, ड्रोन से हमला कर दिया है। ये दो ऐसे मुल्क हैं जहां पर इजराइल अपने क्षमता के लिए, मारक क्षमता के लिए, एक देश के तौर पर अपने प्रिसिशन अटैक्स के लिए, अपने हवाई हमले के लिए जाना जाता है। तो ईरान को भी क्या बहुत कम के आंकना सही रहेगा? वैसे तो इजराइल का एयर डिफेंस ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर दे रहा है, लेकिन जो भी मिसाइलें नीचे गिर रही हैं वो इजराइल में तबाही मचा रही हैं। बताएंगे आपको दोनों देश एक दूसरे को कैसे तबाह कर रहे हैं, आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या इजराइल और ईरान के युद्ध में बाकी मुस्लिम देश भी कूदेंगे? यही वो डोर है जहां से ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है पूरे विश्व के लिए। ईरान इजराइल युद्ध और डरा पाकिस्तान, ये हम क्यों कह रहे हैं? इस वक्त सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं ईरान के बाद इजराइल अगला नंबर उसका ना लगा दे। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं परमाणु हथियारों के नाम पर इजराइल पाकिस्तान पर ना हमला कर दे। कैसे, हम आपको समझाते हैं। देखिए, क्योंकि इजराइल ने परमाणु हथियारों के नाम पर ही ईरान को निशाना बनाया है। डे वन से इजराइल यही कह रहा है कि वो ईरान जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क के हाथ में परमाणु हथियार नहीं रहने दे सकता है, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो उसका निशाना इजराइल ही बनेगा। और यही केस तो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्क, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स। तो क्या अब इजराइल अगला निशाना पाकिस्तान इजराइल का हो सकता है? वैसे भी इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का 2011 का एक बयान आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस बयान में नेतन्याहू ने यही दावा किया था कि इजराइल की यह पॉलिसी साफ है कि वो कट्टरपंथी इस्लामिक देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रहने दे सकता। नेतन्याहू ने साफ नाम लिया था, पहला था ईरान और दूसरा पाकिस्तान। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर 14 साल पुराने बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान सुनाया जा रहा है और अपनी पब्लिक को डराया जा रहा है कि सबसे पहले आप पाकिस्तान का ये ताजा डर देखिए, फिर जरा आपको समझाएंगे। नेतन्याहू का बयान और उसके बाद पाकिस्तान की संसद में मचा हुआ कोहराम, आपने दोनों बातें सुन ली है। नेतन्याहू का यह बयान साल 2011 का है। नेतन्याहू की समझ आखिर किस तरह की है इससे साफ हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान को यह लग रहा है कि कहीं इजराइल पाकिस्तान पर अब हमला ना कर दे, वो पुरानी बात उनकी दिन की रात की चैन खराब करे। इसीलिए तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, वही साहब जो उल्टा सीधा बताते हैं, सोशल मीडिया से ही चलते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि दुनिया को इजराइल की परमाणु शक्ति पर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा देश है जो किसी भी इंटरनेशनल परमाणु अनुशासन से नहीं बंधा। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता दुश्मनों से अपने लोगों और अपने देश की रक्षा के लिए है, हमारी अपने पड़ोसियों के खिलाफ वर्चस्व वाली नीतियां नहीं है, जैसे कि इन दिनों इजराइल कर रहा है। ये वाली लाइन जरा सुनिए। इधर पश्चिमी दुनिया को इजराइल द्वारा पैदा किए जा रहे विवादों पर चिंता करनी चाहिए। अगर वो इजराइल जैसे एक रोग स्टेट को, ये ख्वाजा आसिफ की पूरी लाइन समझिए क्या लिख रहा है वो, एक रोग स्टेट को, इजराइल को रोग स्टेट कह रहा है और दुनिया से कह रहा है कि अगर आपने एक इजराइल जैसे रोग स्टेट को संरक्षण दिया तो नतीजे गंभीर होंगे। ये अंदर का डर है जो ऐसे निकल रहा है। एक्स पर तो ख्वाजा आसिफ ने ये तड़कती भड़कती नैतिकता की धुरी पर खड़ी हुई पोस्ट लिख दी, लेकिन अपनी नेशनल असेंबली में वो ईरान के साथ खड़े नजर आए। साफ कह रहे हैं कि ईरान का साथ देंगे, लेकिन यहां उन्होंने कहीं भी परमाणु हथियारों वाली बात नहीं की। अब अपना देश तो इनसे संभल नहीं रहा, मतलब बेगानी शादी में दीवाने हुए चल रहे हैं ख्वाजा आसिफ। ऐसे में पूरे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ईरान के एक मिलिट्री कमांडर ने यह भी कह दिया है कि अगर कल को इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर दिया तो पाकिस्तान ईरान का बचाव करेगा। भाई, दामन इनका कैसे आगे बढ़ रहा है एक दूसरे की तरफ इस्लामिक भाईचारे पर, वो देखिए। ईरान के मिलिट्री कमांडर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि इजराइल के परमाणु हमले की सूरत में पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु अटैक करेगा।
पॉज। यहीं पर अब पूरी दुनिया को यह बात सुननी और समझनी है। हालांकि ये ईरान का दावा है कि पाकिस्तान ने इस पर कुछ नहीं कहा है अभी तक, लेकिन अगर ईरान के जनरल ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि वो न्यूक्लियर अटैक इजराइल पर कर देगा, देखिए जाहिर तौर पर इसे मुस्लिम उम्मत के तौर पर देखा जा रहा है। अब पूरी कहानी समझिए। वैसे भी करीब 53 मुस्लिम देशों में पाकिस्तान ही अकेला वो मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार है, अकेला मुल्क। और पाकिस्तान में बहुत से कट्टरपंथी इस पक्ष में रहते हैं कि ये परमाणु हथियार वो अपने दूसरे मुस्लिम बिरादर देशों की रक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस्लामिक भाईचारा, ये मुस्लिम भाईचारा कहां पर विश्व को ले जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियारों की बात यहां पर इन्वॉल्व है। वैसे जब ईरान के मिलिट्री कमांडर का ये वीडियो वायरल हुआ और जब इस पर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी तो तुरंत पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया हो। कई जगह से उसके कान वैसे भी बीच बीच में अमेठे जाते हैं। जो पाकिस्तान अपने हथियार को अपने इस्लामिक भाइयों के लिए बता रहा था, वो अब ये कह रहा है कि ये हथियार तो हमने अपनी रक्षा के लिए बनाए हैं, ये तो हमारे डेटरेंस के लिए है। पाकिस्तान में लगातार ये बहस होती है कि 53 इस्लामिक मुल्कों में अल्लाह ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार आया। ये हमेशा पाकिस्तान में कहते हैं वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के जनरल। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि ये हथियार उसके मुस्लिम बिरादरों के लिए है, लेकिन असल में अब उसे भी लग रहा है कि कहीं हमारी कोई गलती इजराइल को भड़का ना दे। इसीलिए अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार कह रहे हैं कि ये हथियार तो हमने अपने लिए बनाए। जब डर लगता है तो ऐसी ही बोली निकलती है। लेकिन मौजूदा दौर में कोई भी देश दूसरे देश के युद्ध में कूदता नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भले ही आवाज उठ रही हो कि इजराइल पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये हिम्मत कर नहीं सकता। और उसकी एक बानगी आपने देख ली कि इशाक डार खुद ही कह रहे हैं कि ये गलत इंफॉर्मेशन है। सोशल मीडिया को लेकर एक तो इनके मंत्री कितने परेशान रहते हैं, खबर भी वहीं से कंफर्म करते हैं, खबर भी वहीं से उठाते हैं। वैसे भी पाकिस्तान और इजराइल के बीच किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंध है नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तो पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के हर देश में वैध है। आप सोचिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल में वैध नहीं है, नॉट वैलिड, वैलिड इन ऑल अदर कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है। यहां तक कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तो इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ती रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के अंदर के म्यूजियम की ये तस्वीरें, ये वर्दी इजरायली एयरफोर्स के एक पायलट की है जिसे सीरिया के गोलान हाइट्स में 26 अप्रैल 1974 को पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट ने मार गिराया था। और इजरायली पायलट की यूनिफॉर्म को पाकिस्तान अपनी वॉर ट्रॉफी कहता है। उस वक्त पाकिस्तानी पायलट अरब फोर्सेस की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन इन 50 वर्षों में स्थिति बहुत बदल चुकी है। इजराइल ने पूरी दुनिया में और खास तौर पर अगर आप देखिए अरब वर्ल्ड में, अरब जगत में, यह साबित कर दिया है कि उस इलाके का एकमात्र बादशाह इजराइल ही है। वैसे ही सारे अरब मुल्क एक नहीं है। पाकिस्तान की हालत पहले से खराब, एक गरीब भीखमंगे देश वाली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो अपने मुस्लिम बिरादरों के पास अपने लिए डॉलर्स, मतलब कुछ मिल जाए कहीं से, यही डॉलर्स के इंतजाम के लिए पहुंचता है। और वैसे भी पाकिस्तान के गले में चीन और अमेरिका का पट्टा है, इसीलिए इस बात की संभावना कमी है कि पाकिस्तान इजराइल पर सीधा कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा। और इसी का नतीजा है, ये जो पट्टा उनके गले में टंगा हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज इशाक डार ने क्लैरिफिकेशन दी है बाकायदा वहां पर पार्लियामेंट में। हालांकि अब मौजूदा परिस्थितियों में पाकिस्तान की पहली चिंता यह है कि इजराइल और भारत अच्छे दोस्त हैं। भारत और पाकिस्तान के हाल के युद्ध में भी पाकिस्तान की तरफ से ये आरोप लगे कि इजराइल ने भारत को हथियार दिए। भारत ने जो मिसाइल अटैक किया तो बहुत से पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये आरोप लगा रहे थे वहां पर बैठकर कि हथियार तो इजराइल ने दिए थे, इजराइल के हथियार थे। पाकिस्तान को भारत और इजराइल की जो स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप है, रणनीतिक पार्टनरशिप, एक मिलिट्री सैन्य पार्टनरशिप है, बहुत ज्यादा उससे डर लगता है पाकिस्तान को। और अब ईरान पर इजराइल के हमले के बाद पाकिस्तान में नया डर दिख रहा है। पाकिस्तान में जिन कट्टरपंथी ताकतों का जिक्र इजराइल के प्रधानमंत्री इतने वर्षों से कर रहे हैं, वो कोई हवाई नहीं है और उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें।
ये पाकिस्तान के सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान का जलसा है, ये देखिए, जिसमें वो प्रो पैलेस्टाइन, प्रो फिलिस्तीन और प्रो ईरान रैली निकाल रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त इजराइल के विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, वही नफरत जिसके खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं नेतन्याहू। यहूदियों के खिलाफ जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, उसका गढ़, उसका एपी सेंटर भी पाकिस्तान ही बन रहा है, जैसा वो हिंदुओं के खिलाफ करता है। लेकिन पाकिस्तान चाहे जो मर्जी करे, असल में उसकी दिक्कत यह भी है कि फिलहाल वो ईरान से पेट्रोल की बहुत बड़ी मात्रा में स्मगलिंग करता है, और इस युद्ध के बाद ये स्मगलिंग बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की भारी किल्लत हो रही है। एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान ईरान से $1 अरब का सालाना, ये रास्ता भी है, ये वीडियो भी है, $1 अरब का सालाना पेट्रोल स्मगल करता है, चोरी करता है, और यहां पर आकर फिर बेचता है। पाकिस्तान की जरूरत का करीब 15% तेल ईरान से स्मगल होकर आता है। ये तेल बलूचिस्तान में ईरान बॉर्डर के जरिए आता है, जहां करीब हर रोज 2000 से ज्यादा वाहनों के जरिए ये तेल पूरे पाकिस्तान में पहुंचता है। इस धंधे में पाकिस्तान के समझिए तो करीब 24 लाख लोग जुड़े हुए हैं। मतलब एक पूरा धंधा है वहां पर, एक पूरा रोजगार है। लेकिन अब इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ये स्मगल होकर पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रहा है। तो कई किल्लतों में से अब ये पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में लाइन में खड़े हैं, वो एक एक करके लोगों को मार रहा है, और इस रिजीम का प्रीमियर, उसका हेड, उनका सबसे बड़ा टारगेट है नेतन्याहू की। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दावों के मुताबिक इजराइल जीत की दहलीज पर है। नेतन्याहू ईरान के परमाणु खतरों से इजराइल और दुनिया को बचाने का दावा कर रहे हैं। ईरान में खमेनेई शासन का अंत करना भी उनके लक्ष्यों में शामिल है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के महत्वपूर्ण विदेशी दौरे के बारे में आपको आज हम बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले यूरोपीय देश साइप्रस पहुंचे थे, जहां से वो कनाडा में G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं, और अपने दौरे के आखिरी चरण में वो पहुंचेंगे क्रोएशिया, जहां आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया है। 13 लाख की आबादी वाला साइप्रस वर्तमान वैश्विक परिस्थिति और अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से बहुत महत्वपूर्ण देश है। मेडिटेरेनियन सी में स्थिति ये देश, अगर आप देखें इनकी स्थिति, तो ये देश लेबनान, सीरिया, इजराइल और तुर्की के नजदीक स्थित है। अगर हम जूम इन करके आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे जो साइप्रस की स्थिति है, ये पूरा जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो हमने आपको ग्राफिक्स से दिखा दिया है। लेकिन अगर हम आपको वर्ल्ड मैप पर दिखाएं तो कहां पर ये स्थित है ये देश, वो देखिए। साइप्रस आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान साइप्रस के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। ये साइप्रस देखिए, एक तरफ तुर्की है, इधर सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, और इसीलिए साइप्रस का जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है बहुत ही रणनीतिक माना जाता है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे आज राष्ट्रपति खुद साइप्रस के। इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया, और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी को निकोसिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री को अब तक 23 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। साइप्रस में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली जब निकोसिया की एक मेंबर ऑफ काउंसिल ने प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी इस आत्मीयता का सम्मान किया, उनके सिर पर हाथ रखा आशीर्वाद का, और भारतीय संस्कृति से परिचित होने के लिए उनकी तारीफ भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने आए भारतीय समुदाय के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ पोस्टर लहराया, भारत माता की जय के खूब नारे लगे। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले 1983 में इंदिरा गांधी, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने साइप्रस का दौरा किया था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 3 देशों की 4 बड़ी एजेंसियां और दुनिया भर के सैकड़ों एविएशन एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं।
इस विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और उसके जरिए हादसे की असली वजह की तलाश शुरू हो चुकी है। फिलहाल विमान हादसे से जुड़े वीडियो देखकर जो एनालिसिस जो लोग कर रहे हैं, वीडियो देखकर कुछ एविएशन एक्सपर्ट से सनसनीखेज दावे किए हैं। उनके मुताबिक हादसे से कुछ सेकंड पहले विमान ने कुछ ऐसे संकेत दिए थे जिससे पता चलता है कि बोइंग 787 के दोनों इंजन फेल हो गए थे। हालांकि एक्सपर्ट्स ब्लैक बॉक्स के डेटा का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी शुरुआती जांच पड़ताल में बोइंग 787 विमान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विमान हादसे के जांचकर्ता अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की मौजूदगी से लेकर उसके टेक ऑफ करने और हादसे का शिकार होने तक का सारा डेटा खंगाल रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो अभी तक मिली जानकारी है, उसके मुताबिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने टेक ऑफ के लिए 3.5 किलोमीटर के रनवे का पूरा इस्तेमाल किया था। 3.5 किलोमीटर्स पूरा रनवे ये विमान चल के आया है। आमतौर पर ये विमान 2.5 से 3 किलोमीटर तक के रनवे का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब यह है कि विमान ने सही तरीके से पूरा वक्त लेकर टेक ऑफ किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पायलट्स की तरफ से किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं जताई गई है, यानी टेक ऑफ से पहले तक विमान उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब इस हादसे के कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे जांच की दिशा बदल सकती है और उनसे बोइंग 787 पर गंभीर सवाल उठेंगे। इस हादसे के एक वीडियो का विश्लेषण करते हुए एक अमेरिकी एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव ने दावा किया है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे, जिससे विमान में पावर फेलियर हो गया था। यह दावा उन्होंने हादसे की वीडियो में खास हिस्से के एक्टिव होने की तस्वीर देखने के बाद किया है। विमान हादसे का यह सबसे साफ वीडियो है। वीडियो में दिखता है कि देखिए, विमान टेक ऑफ करने के बाद ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिरने लगता है। ये जो आप नीचे एक डॉट देख रहे हैं, उस पर नजर रखिएगा। नीचे गिरता है, फिर क्रैश करता है। इसी वीडियो में क्रैश होने से पहले विमान का एक खास हिस्सा बाहर नजर आता है, बाहर आता हुआ। ये देखिए, ये जो डॉट दिख रहा है, ये हिस्सा बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। एविएशन एक्सपर्ट्स इसे ही जांच का नया सबूत बता रहे हैं। क्रैश होने से ठीक पहले विमान का जो हिस्सा बाहर आया उसे रैट यानी रैम एयर टर्बाइन कहते हैं। रैम एयर टर्बाइन किसी विमान से तभी बाहर आता है जब विमान की बिजली पूरी तरह से चली जाती है। रैम एयर टर्बाइन एक तरह की विंडमिल होती है जो हवा की मदद से टर्बाइन के जरिए बिजली पैदा करती है। विमान में पावर फेल होने पर, मतलब ईंधन ही नहीं आ रहा है, रैट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है और हवा की गति का इस्तेमाल करके बिजली बनाने लगता है। इससे विमान के महत्वपूर्ण उपकरण दोबारा चालू हो जाते हैं। ये बहुत ही इमरजेंसी के वक्त ही ये रैट जो है ये आता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रैट के बाहर आने का मतलब है विमान की बिजली पूरी तरह से ठप हो जाना, और ऐसा तब होता है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाए। आपको याद होगा कि विमान हादसे से ठीक पहले अपने आखिरी मैसेज से पायलट्स ने मेडे कॉल देते हुए थ्रस्ट ना मिलने की बात कही थी। एक्सपर्ट्स ने उस वक्त भी विमान में पावर फेलियर होने का दावा किया था, और अब रैट के एक्टिव होने की तस्वीरों ने विमान के दोनों इंजन फेल होने के दावे को मजबूती दे दी है। वैसे विमान के दोनों इंजन का फेल होना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। मतलब 80-90% एक्सपर्ट्स बार बार यही कह रहे हैं कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाना, मतलब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बहुत कम। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बोइंग कंपनी के लिए ये बहुत बुरी खबर है। विमान हादसे में बचे एकमात्र यात्री ने भी अपने बयान में कहा था कि क्रैश होने से ठीक पहले एक तेज आवाज सुनाई दी थी और एक ग्रीन लाइट जलने लगी थी। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रैश होने से पहले आने वाली वो तेज आवाज रैम एयर टर्बाइन की ही थी। ये उसी तरह की आवाज करता है जिस तरह से टर्बोजेट इंजन वाले विमानों में लगे पंखे आवाज करते हैं। इसी वजह से हादसे में बचे यात्री को क्रैश होने से पहले तेज आवाज आई थी। जब भी विमान का रैट एक्टिव होता है तब विमान के केबिन में ग्रीन लाइट भी जलती है।
बोइंग के विमान इस वक्त हवाई यात्रियों का सबसे बड़ा डर बने हुए। विमान यात्री अपनी यात्रा से पहले ये चेक कर रहे हैं कि कहीं उनका विमान बोइंग कंपनी का तो नहीं है। लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। पिछले कुछ दिनों में बोइंग कंपनी के विमानों में गड़बड़े की कई शिकायतें आई हैं। देखिए आज ही क्या हुआ, हांगकांग से दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया का ये बोइंग 787 टाइप 8 ड्रीम लाइनर। उड़ान के कुछ देर बाद ही वापस लौट गया क्योंकि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद उसमें तकनीकी खराबियां आने लगी। पायलट ने जल्दी इन खराबियों को पहचाना और विमान को फौरन वापस एयरपोर्ट पर ले गए। सेफली लैंडिंग हो गई और सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन पॉइंट है, हवाई यात्रियों को खतरा केवल विमान यात्रा में नहीं है, हेलीकॉप्टर यात्रा में भी। आजकल तीर्थ यात्री अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए दुर्गम पहाड़ों में पैदल चलकर जाने के बजाय हेलीकॉप्टर सेवाएं लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर क्रैश की कई घटनाएं हुई हैं जिनमें गंभीर सवाल उठ गए हैं। कल ही देखिए केदारनाथ जा रहा था एक हेलीकॉप्टर, क्रैश हो गया, 7 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा गौरीकुंड के जंगलों में हुआ। मरने वालों में हेलीकॉप्टर के पायलट भी शामिल थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी उस वक्त घाटी में बादलों की वजह से विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, हादसा हो गया। इस हादसे के बाद केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सर्विसेज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर सर्विसेज देने वाली कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वो उड़ान से पहले मौसम और अन्य तकनीकी जांच जरूर कर ले। केदारनाथ यात्रा पर ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स का हाल आपके शहर में चलने वाली बैटरी रिक्शा और ऑटो रिक्शा जैसा है। इनके चालक ना कोई नियम मानते हैं ना कानून मानते हैं और इसीलिए ये एआई जनरेटेड वीडियो हमने बनाया है। कैसे भेड़ बकरी की तरह वो लोगों को घुसाते हैं, मतलब लैंड करते हैं और 30 सेकंड के अंदर अपने अगले यात्री को चढ़ाते हैं और वहां से भगा जाते हैं। फिर चाहे हेलीकॉप्टर किसी भी हालत में हो, मौसम कैसा हो, कंपनियों को यात्रियों की जान की फिक्र नहीं होती। उत्तराखंड सरकार 7 लोगों की मौत के बाद नींद से जागी है, जबकि उन्हें 7 जून को हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जागना चाहिए था। 7 जून की केदारनाथ जा रहे एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। रुद्रप्रयाग में सड़क पर ही इस हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ी। इस हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं आई। सड़क पर अचानक लैंड हो रहे हेलीकॉप्टर्स को देखकर आसपास के लोग डर गए थे। ये क्रैश लैंडिंग एक कार के पास हुई जिसमें हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा कार पर जाकर गिर गया था। देखिए वैसे देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है कि जब केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर तीर्थयात्रियों के लिए खतरा बन गए हों। लगातार तस्वीरें आ रही है। पिछले 39 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। ये बहुत डराने वाला आंकड़ा है। 15 जून को गौरीकुंड में हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हुई। 7 जून को रुद्रप्रयाग में क्रैश लैंडिंग हुई, इसमें पायलट को गंभीर चोटें आई। 17 मई केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई थी। 8 मई को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, 6 लोग मारे गए थे। ज्यादातर हेलीकॉप्टर के क्रैश होने या फिर क्रैश लैंडिंग के पीछे बड़ी वजह मौसम में अचानक बदलाव और लापरवाही ही मानी जाती है।